अब हम डिटर्मिनेंट में आगे बात करें उससे पहले हम एक बार मोटा मोटा रिवाइज कर लेते हैं डिटर्मिनेंट को। ठीक है, डिटर्मिनेंट हमने क्या बोला कि कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है उसका हम क्या निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। कोई अगर मैट्रिक्स ए है तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे लिखेंगे, दो डंडों के बीच में ए लिख देंगे। इसका कतई मतलब नहीं है कि ये मापांक है, ये किसको दर्शाता है कि ए का ये क्या है, डिटर्मिनेंट है, सारणिक है। डिटर्मिनेंट में हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर एन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है इसका मतलब इसमें एन ही तो रो है और एन ही क्या है, कॉलम। डिटर्मिनेंट में हमेशा रो और कॉलम की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। किसी भी डिटर्मिनेंट है वो फाइनली सोल्व होके में क्या देगा, एक वैल्यू देगा। ठीक है, और डिटर्मिनेंट को हम किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष ओपन कर सकते हैं। अगर n बाई एन का डिटर्मिनेंट है तो हमारे पास 2n तरीके हैं उसको ओपन करने के लिए, है ना। इसके अलावा हमने क्या देखा था कि केवल वर्ग मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। जैसे अगर हमें एक कोटि का डिटर्मिनेंट देखना हो तो एक कोटि का जैसे मैट्रिक्स हो गया ए, एक ही अवयव होगा। ठीक है, 1 बाई 1, एक ही रो एक ही कॉलम। अगर इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो अवयव खुद आ जाएगा। जैसे अगर ए बराबर होता डिटर्मिनेंट 2, सॉरी ए बराबर होता है उसमें अवयव 2 तो इसका डिटर्मिनेंट आता है 2। अगर ए बराबर होता अवयव -5 तो इसका डिटर्मिनेंट क्या था, -5। यहाँ पे ये नहीं है कि माइनस का मापांक लग जाएगा और +5 दे देगा, नहीं। इसको यहाँ पे मापांक से कोई लेना देना हमारा है नहीं, है ना। तो एक कोटि के डिटर्मिनेंट में तो हमें कुछ ध्यान नहीं रखना, जो अवयव वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। दो कोटि का डिटर्मिनेंट हमने सोल्व करना देखा था। जैसे ये दो कोटि का क्या है, एक हमारा मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, दो डंडों के बीच में लिख देंगे, अब ना कि बड़े ब्रैकेट से लिखेंगे। इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट है और सोल्व होके क्या देगा, एक वैल्यू देगा। इसको हम किसी भी रो के सापेक्ष खोल सकते हैं। जैसे अगर पहली रो के सापेक्ष खोलने बैठे तो ए इंटू इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर ए का, प्लस बी इंटू कोफैक्टर इसका बी का। जिसका कोफैक्टर निकालना हो वो हमने सीखा था कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने से पहले माइनर निकालना पड़ेगा। माइनर निकालने के लिए हम क्या करते थे, जैसे एम आई जे निकालना है तो हम क्या करते हैं, ith रो को और jth कॉलम को हम क्या कर देंगे, पूरे डिटर्मिनेंट में से हटा देंगे। जो बचेगा वो हमें क्या देगा, एम आई जे देगा। अगर हमारा n ऑर्डर का क्या है, मैट्रिक्स है, तो जो को माइनर निकल के आएंगे उपसारणिक वो कितने ऑर्डर के आएंगे, n-1 के ऑर्डर आएंगे। क्यों, क्योंकि हम एक रो और एक कॉलम क्या कर दे रहे, डिलीट कर दे रहे। जैसे उसमें पहले 3 बाई 3 का है तो एक एक रो डिलीट कर देंगे तो बचेगा कितना, 2 बाई 2 का। एक एक रो और एक एक कॉलम क्या होंगे, हमारे कम हो जाएंगे। अगर हमारा मैट्रिक्स है n/n का और हम उसमें किसी भी अवयव का डिटर्मिनेंट में उपसारणिक निकाल रहे हैं तो उपसारणिक होता क्या है, डिटर्मिनेंट ही होगा। उपसारणिक हमारा क्या निकल के आएगा, डिटर्मिनेंट ही, सारणिक ही निकल के आएगा। लेकिन वो कितने ऑर्डर का होगा, एक ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जिस अवयव का निकाल रहे होते हैं वो अवयव जिस रो में और जिस कॉलम में होता है उसको हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। जैसे अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया ABCD वाला, ठीक है, इसमें अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना हो, जैसे वो सॉरी को माइनर निकालना हो A11 का, ए का अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये जिस रो में, ये फर्स्ट रो में, इसको हटा दो, ये फर्स्ट कॉलम में हटा दो, बचा कौन, डी। तो M11 बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें चाहिए माइनर M12, मतलब बी का माइनर चाहिए, M12 कौन है, जो A12 पे स्थित है उसका माइनर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो अवयव स्थित है उसका माइनर। तो फर्स्ट रो हटा देंगे, सेकंड कॉलम हटा देंगे, बचेगा कौन, सी। तो वो क्या हो जाएगा, M12 हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो इसी प्रकार हमारे पास क्या आ जाएगा, M21 आ जाएगा। हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे, बी बचेगा। M22 आ जाएगा, हम सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे, ए आ जाएगा। तो ऐसे हम माइनर निकाल लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे डिटर्मिनेंट कितना था, 2/2 का, और हमारे माइनर क्या निकल के आए, 1/1 के डिटर्मिनेंट निकल के आए, 1/1 के। फाइनली फिर वही डी बी सी वैल्यू देने वाले। अब माइनर से हमने कोफैक्टर निकालना सीखा था। CIJ क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे इंटू MIJ, मतलब इसके साथ क्या आएगा, एक साइन आ जाएगा। जैसे C11 लेना है तो -1 की पावर 2 इंटू M11, आंसर क्या आ जाएगा, डी। C12 चाहिए तो -1 की पावर 3 इंटू M12 C है तो ये -C हो जाएगा। इसी प्रकार C21 निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, C21 हो जाएगा माइनस का
M21 यानी माइनस का b। इसी प्रकार हम C22 निकाल सकते हैं, -1⁴ इंटू M22, तो ये तो +1 बन जाएगा, M22 की वैल्यू ये। जैसे ही कोफैक्टर आ जाएंगे हम इसका क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे किसी भी रो के सापेक्ष ओपन कर देंगे, ए किस पे 1 1 लोकेशन पे, तो a इंटू C11 प्लस b इंटू C12 आ जाएगा। चाहे किसी भी कॉलम के सापेक्ष कर दो, a C11 प्लस C21 आ जाएगा। चाहे इस कॉलम के सापेक्ष ओपन कर लो, चाहे इसको सेकंड रो के सापेक्ष ओपन कर लो, C21 प्लस D C22, तो भी आंसर सेम ही आएगा। या फिर चौथा तरीका देखो, हमने क्या किया, पहली रो के सापेक्ष ओपन किया, दूसरी रो के सापेक्ष ओपन किया, पहले कॉलम के सापेक्ष ओपन किया, इसी प्रकार हम दूसरे कॉलम के सापेक्ष भी ओपन कर सकते हैं। बी किस लोकेशन पे है, 1 2 लोकेशन पे, तो इसके साथ इसका कोफैक्टर C12 आएगा, प्लस D इंटू D22 लोकेशन पे है, तो इसका कोफैक्टर C22 आएगा। ऐसे हम इसको सोल्व करना सीख चुके हैं, है ना। इसी प्रकार अगर हमें 3 कोटि का मिले तो वो भी निकाल सकते हैं। उसमें जो हमारे माइनर आएंगे, अगर हमारा मैट्रिक्स हुआ 3 की कोटि का, तो उसमें जो हमारे माइनर निकल के आएंगे वो 2×2 के निकल के आएंगे। फिर ये अपने आप में क्या है, डिटर्मिनेंट है, इनको फिर क्या करना पड़ेगा, 2×2 के जो डिटर्मिनेंट सोल्व किए वैसे हम सोल्व कर लेंगे। उपसारणिक हमने देख लिया, प्रत्येक अव्यय का क्या होता है, उपसारणिक होता है, और ये अपने आप में क्या होता है, सारणिक ही होता है, डिटर्मिनेंट ही होता है। फाइनली ये भी क्या है, डिटर्मिनेंट ही आएगा। जिस मैट्रिक्स के अवयव का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं वो अगर n/n का है, तो उप सारणिक का ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा एक कम हो जाएगा, n-1 इंटू n-1। क्यों, क्योंकि हम एक रो और एक कॉलम को हटा देते हैं, जो बचा हुआ होता है उसे हम लेते हैं, है ना। उप सारणिक हमने देख लिया था। इसके अलावा जैसे अगर 3×3 का मैट्रिक्स का निकालना हो, जैसे ABCDEFGHI, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 3 रो हैं, 3 ही हमारे पास कॉलम है, तो हम कितने तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको 6 तरीके से एक्सपेंड करते हैं। प्रत्येक अवयव का हम क्या निकाल सकते हैं, कोफैक्टर माइनर निकाल लेंगे, माइनर से हम क्या निकाल लेंगे, कोफैक्टर निकाल लेंगे। किसी भी रो या कॉलम को उठाएंगे, उसको प्रत्येक अवयव को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे A11 लोकेशन पे है तो इसको C11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, B को C12 से, C को C13 से, तो जो आंसर आएगा इनको ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, इस सारणी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसको वैल्यू निकालने के तरीके कितने हो जाएंगे, हमारे पास 6 हो जाएंगे। 2×2 के सारणी का हम डायरेक्ट आंसर याद रखना है हमें। इसका क्या आता है, A इंटू बी, वीकेंड वालों को तो क्या कर देना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है, और बचे हुए दोनों अवयवों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, और इनके बीच में क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। ठीक है, ये हमें डायरेक्ट याद रखना है। अब उपसारणिक आ गए तो कोफैक्टर भी आ जाएंगे, Cij भी आ रहा, अगर हमने देखा था क्या होता है, -1⁴i+j इंटू Mij, ये चीज हम देख चुके। अब हमें ध्यान रखना है कि किसी भी कोई भी रो या कॉलम ले लो, उसके अवयवों को क्या करना है, अवयवों को उसके संगत कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर हम ऐड कर देंगे, ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। जब जब हम किसी भी रो या कॉलम को उठा के उसके संगत उसी के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तब तो मिलेगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब अगर इसके अलावा किसी भी रो या कॉलम को उठाया, उसके अवयवों को क्या किया हमने, अन्य अवयवों के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया, कभी भी कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर प्लस किया, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हमने रो या कॉलम को उसके करस्पॉन्डिंग अगर कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं किया, जैसे A11 को C11 से मल्टीप्लाई किया, A12 को C12 से मल्टीप्लाई किया, और A13 को C13 से, तब तो ये क्या देगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। लेकिन हमने क्या किया, अवयव तो ले लिए पहली रो के, लेकिन हमने कोफैक्टर ले लिए क्या, दूसरी रो के, तो उस केस में क्या करेगा, ये आंसर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं देगा, ये हमेशा क्या देगा, 0 आंसर देगा। तो ये हमें प्रॉपर्टी याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ प्रॉपर्टीज देख ली थी कि हम रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। रो कॉलम को इंटरचेंज करने से हमें ट्रांसपोज मिलता है। इसका मतलब ए का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है, बराबर होता है।
उसके अलावा हमने क्या देखा था, किन्हीं भी सारणिक में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, साइन हमारा चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार कोई दो कॉलम को अगर हमने आपस में इंटरचेंज कर दिया तो भी क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। उसके अलावा हमने क्या देखा था, कोई भी दो रो या फिर कॉलम क्या है, समान है तो उस आंसर, उस केस में इसका डिटरमिनेंट का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई रो या कॉलम है पूरे सभी अवयव क्या है, 0, तो उस केस में भी हमारे डिटरमिनेंट का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब अगर हमने किसी भी एक रो या कॉलम को क्या किया, किसी कांस्टेंट के से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी, के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो नई डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो पुरानी वाली वैल्यू में के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। डिटरमिनेंट में हम क्या करते हैं, एक रो या एक कॉलम के अवयव को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं, किसी भी एक रो में से कॉमन है तो उसको बाहर ले सकते हैं। लेकिन सारणिक के केस में क्या होता है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, सभी अवयव से मल्टीप्लाई होगा, प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे नहीं कि एक रो या एक कॉलम के अवयव से ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये डिफरेंस हमें डिटरमिनेंट और सारणिक में ये भी याद रखना है। इसके अलावा हमने क्या देखा था, अगर कोई हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, हमने देखा था डायगोनल मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमें इसका कभी डिटरमिनेंट निकालना पड़ गया तो इसका डिटरमिनेंट विकर्ण के अवयव के गुणनफल के ही बराबर होगा। डायगोनल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू उसके विकर्ण के अवयव के गुणनफल के ही बराबर होता है। इसके अलावा हमने क्या देखा था कि हम किसी भी रो या कॉलम पे क्या है, अन्य रो या कॉलम को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे ith रो है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, jth रो को अल्फा से मल्टीप्लाई करके और kth रो को बीटा से मल्टीप्लाई करके आप प्लस माइनस करके हम ऐड कर सकते हैं। सेम प्रोसेस कर सकते हैं हम कॉलम के साथ भी। लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना है कि जिस रो या कॉलम में हम चेंज कर रहे हैं या जिसमें हम प्लस या माइनस कर रहे हैं, उस रो या कॉलम के साथ कोई भी कांस्टेंट, किसी का भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए, वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। जैसे आर आई को अगर ऐसे नहीं लिख सकते कि 2 से मल्टीप्लाई करके और आर जे में जोड़ दिया, नहीं, उस केस में इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो जिसमें कर रहे हैं उसका क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। बाकी दूसरी रो को हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम उसमें प्लस या माइनस कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, उसमें वो मान लो फंक्शन है अल्फा का, अगर उसमें x बराबर अल्फा रखने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बन रही है, 0। इसका मतलब एफ ऑफ अल्फा जो फंक्शन है अल्फा का, डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो उसका एक एक्स माइनस अल्फा क्या होने वाला है, एक वेक्टर होने। तो ये हमने बेसिक चीज़ें अभी देखी थी। इसके बाद देखते हैं कि अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो ये कब काम आता है। वैसे तो एरिया ट्राइंगल के निकालने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम यूज करते हैं ये फॉर्मूला जब हमारे क्या दिया गया हो, किसी भी ट्राइंगल के शीर्ष दिए हो, हमें क्या दे हो, किसी भी त्रिभुज के अगर शीर्ष दिए हो तो हम डिटर्मिनेंट की मदद से इसका क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या आएगा, 1/2 इंटू 3 शीर्ष है तो 3/3 का क्या आएगा, एक मैट्रिक्स आएगा। 3/3 की मैट्रिक्स की एंट्री कैसे बनेगी, तो यहाँ पे पहले दो अवयव तो क्या आएंगे, शीर्ष आएंगे। जैसे पहला शीर्ष आ गया, ये दूसरा शीर्ष आ गया, ये तीसरा शीर्ष आ गया। लेकिन तीसरे कॉलम की एंट्री कुछ नहीं है तो 1 1 से कर देंगे। ऐसे हम डिटर्मिनेंट की मदद से किसी भी त्रिभुज का क्या निकाल सकते हैं, एरिया भी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, एक 3/3 शीर्ष है तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बनाएंगे 3/3 का, बाहर 1/2 आएगा। पहली रो में क्या करेंगे, पहला शीर्ष रख दिया, दूसरी रो में दूसरा रख दिया, तीसरे में तीसरा, जो अब वह तीसरा कॉलम बचा जिसमें कुछ नहीं है वहाँ 1 1 रख देंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ऊपर x1y1 रखो, आप चाहे पहले x2y2 रख लो, x3y3 रख लो, आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे इसका आगे चल के हम ट्राइंगल में भी इस चीज को देखेंगे कि डिटर्मिनेंट की मदद से हम किसी भी त्रिभुज का क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, है ना। इसके अलावा अगर कोई भी तीन चीज, इसका हम आगे उसमें भी देखेंगे। अगर हमारे पास क्या दिए गए, 3 पॉइंट दिए गए, ठीक है, 3 पॉइंट दिए गए क्या, ABC, अगर वो क्या है, सहरेख है, तो सहरेख होने की कंडीशन भी यहीं से आ जाती है, क्योंकि तीनों अगर सहरेख हो गए तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का
क्षेत्रफल क्या आएगा 0, क्षेत्रफल 0 मतलब ये पूरा 0, इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट मिलके क्या बना रहे हैं, एक सहरेखीय हैं तीनों, कोई भी त्रिभुज नहीं बना रहे, क्योंकि त्रिभुज बना रहे होते हैं तो उसका कुछ न कुछ क्षेत्रफल निकल के आता। ठीक है, ये हो गया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट याद रख लेते हैं, ठीक है, जो हमें डायरेक्ट याद रखने हैं। अगर वैसा दिख जाए तो हम सोल्व करने की बजाय याद रख लें तो हमारे लिए बेस्ट है। जैसे एक डिटर्मिनेंट है जिसमें पहला कॉलम क्या है 1 1 1, दूसरा कॉलम क्या है ए बी सी, तीसरा कॉलम क्या है ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। तो इसका आंसर आता है ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। ये हमें डायरेक्ट याद रखना है। याद कैसे रखना है, तीनों कॉलम याद रखने हैं। पहला कॉलम 1 1 1 रहेगा, दूसरा कॉलम ए बी सी और तीसरे में इसका स्क्वायर। या फिर हम ध्यान रखें पहला कॉलम याद रख लो, ठीक है, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको फिर ए से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको बी से मल्टीप्लाई किया, इसको बी से मल्टीप्लाई किया, इसको सी से, इसको सी से, जैसे भी याद रखना हो इसका हमें डायरेक्ट याद रखना है। इसके अलावा एक क्या हो सकता है कि ये तो 1 1 ही था, ये ए बी सी ही था, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाए ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो इस केस में क्या होगा, जो पहले वाला आया था ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए तो आएगा ही आएगा, साथ में एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसमें आप देखोगे ये वाला और ये वाला दोनों के एक जैसे सही है, बस उसमें यहाँ पे स्क्वेयरिंग है तो केवल 3 ही पद आए। जैसे क्यूब होगा ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसी प्रकार इनसे एक मिलता जुलता और है कि यहाँ पे क्या आ जाए ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो इसका भी आंसर मिलता जुलता ही आएगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए तो आएगा ही आएगा, यहाँ आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो ये तीनों डिटर्मिनेंट हैं जो कि मिलते जुलते हैं। इनका हमें डायरेक्ट अगर आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छा है, वरना आप सोल्व करके तो निकाल ही लोगे। सोल्व करने के लिए अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए कभी भी सोल्व करने की तो हम कैसे सोल्व करेंगे, जब भी 1 1 दिख जाए कोशिश करें क्या 0 बन जाए तो हम क्या करेंगे, पहली रो पे ऑपरेशन लगा देंगे कि R1 माइनस R2 कर देंगे ताकि यहाँ क्या बन जाए 0 बन जाए। फिर ऐसे ही दूसरी रो पे ऑपरेशन लगा देंगे, R2 में से R3 ओपन कर माइनस कर देंगे। जैसे R1 में से R2 माइनस किया ये 0 बन गया, ये a माइनस बी, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसी प्रकार यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ b माइनस सी और यहाँ बन जाएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये 1 सी क्यूब तो एज इट इज रहेगा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष ओपन कर देंगे, ये 0 देगा, ये 0 देगा, ये क्या देगा 1 इंटू अंदर क्या आ जाएगा ये 1 इंटू, तो ये अपना सारणिक कोफैक्टर आ जाएगा कौन सा 1 इंटू C31 के लिए क्या करेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को उड़ा देंगे, जो बचेगा वो हमारा क्या आएगा C31 आएगा, जो कि क्या बचेगा a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बी माइनस सी बी क्यूब माइनस सी क्यूब। तो यहाँ से भी हम ये आंसर निकाल लेंगे, लेकिन डायरेक्ट याद रह जाए तो बहुत अच्छा है। तो जब भी 1 1 दिख जाए हमें क्या करना है, ऑपरेशन लगाने, ऐसे लगाने कि क्या बन जाए कुछ 0 बन जाए, ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए आसान हो जाए। तो ये थे 3 स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। पहला जिसमें a माइनस बी माइनस सी माइनस ए आंसर आएगा। दूसरे में क्या होगा, इसके मल्टीप्लाई में a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तीसरे में क्या होगा, इसके मल्टीप्लाई में ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा। इस केस में क्या था, पहली रो में तो ए बी वो 1 1 तो है ही सब में, दूसरे कॉलम में ए बी सी और तीसरे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसमें क्या होगा, ए बी सी तो है, यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब था, इसमें क्या था ए स्क्वायर और ए क्यूब, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। पहला कॉलम तो सब में सेम ही है 1 1। ठीक है, ये 3 मैट्रिक्स हमें डायरेक्ट याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्या होता है, एक साइक्लिक डिटर्मिनेंट होता है। साइक्लिक डिटर्मिनेंट का मतलब हो गया जैसे पहली रो है ए बी सी, अगला क्या होगा इसी को घुमा के बी सी ए, अगला क्या होगा सी ए बी। अगर हम देखें ए बी सी, अगली बार बी सी ए, अगली बार सी ए बी, तो ये साइक्लिक ऑर्डर में। तो इसका भी हमें डायरेक्ट याद रख लेना है 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब क्या आता है इसका आंसर आता है।
तो साइक्लिक डिटर्मिनेंट का अगर डायरेक्ट याद रह जाए तो ये वो डिटर्मिनेंट है, अगर आपको डायरेक्ट याद रह जाए और क्वेश्चन में कहीं दिख जाए तो हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा, क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगर साइक्लिक ऑर्डर में दिया हो तो 3ab, यहाँ पे सी भी आएगा, ABC माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, अब देखो अगला है सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। हम मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी पढ़ा था, सममित मैट्रिक्स भी पढ़ा था। इसमें क्या होता है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो और वापस क्या आ जाए, सेमी मैट्रिक्स आ जाए, यानी ए आई जे बराबर क्या था, ए जे आई था। अगर ए आई जे बराबर ए जे आई है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम डिटर्मिनेंट के केस पे लगेगा, यहाँ पे हम ट्रांसपोज तो नहीं निकालेंगे लेकिन हम क्या करेंगे, ए आई जे बराबर ए जे आई चेक करेंगे। जैसे अगर हमारा मैट्रिक्स होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसको हमें सिमेट्रिक बनाना है तो ए आई जे बराबर क्या करना पड़ेगा, ए जे आई करना पड़ेगा। जैसे A11 तो A11 के बराबर होता ही है, तो विकर्ण वालों को तो चेक करना है नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो सेल्फ के बराबर होते ही है। हम चेक करते हैं, जैसे A12 किसके बराबर होगा, A21 के। A12 क्या है हमारा, B, A21 कितना है हमारा, D। इसका मतलब B और D आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसी प्रकार फिर A13 किसके बराबर होगा, A31 के। A13 कौन है, C, A31 कौन है, G। इसका मतलब C और G दोनों क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। इसी प्रकार E तो हो गया, फिर बचाइए A23 किसके बराबर होगा, A32 के। इसका मतलब H और F बराबर होंगे। फाइनली जो हमारा सममित मैट्रिक्स आएगा, अगर हम A B C F E और I को रखें तो यहाँ पे B आ जाएगा, यहाँ पे C आ जाएगा, यहाँ पे F आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम और ये दोनों ये वाले सेम होंगे। ठीक है, यानी ए आई जे बराबर क्या होगा, ए जे आई होगा। तो ऐसा अगर कोई डिटर्मिनेंट है तो वो हमारा क्या कहलाता है, सममित डिटर्मिनेंट कहलाता है। जैसे अगर 2 बाई 2 का होता है ए बी सी डी, इसको अगर सममित बनाना होता तो हमें A21 को क्या बनाना होता, A12 को A21, यानी B बराबर क्या बनाना होता, C। तो हमारा सममित मैट्रिक्स क्या बन जाता, ये बन जाता 2 बाई 2 का। 3 बाई 3 के केस में ऐसा बन जाता। तो कुल मिला के ए आई जे बराबर ए जे आई करते ही जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, सममित मैट्रिक्स बनेगा। इसी प्रकार स्क्यू सिमेट्रिक मतलब विषम सममित मैट्रिक्स। विषम सममित मैट्रिक्स में क्या हुआ, ए आई जे बराबर माइनस का ए जे आई आ जाएगा। जैसे मैट्रिक्स के केस में क्या था कि ट्रांसपोज लेने पे क्या आ जाए, माइनस ए आ गए। इसमें क्या हुआ, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई आ जाए। अगर आई बराबर जे हो गया तो ए आई आई बराबर क्या आएगा, माइनस का ए आई। यहाँ से क्या आएगा, 2 ai बराबर 0। यहाँ से क्या आएगा, ए आई आई बराबर 0। ए आई आई का मतलब क्या होगा, विकर्ण, मुख्य विकर्ण के अव्यय। इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, मुख्य विकर्ण के अव्यय तो क्या आएंगे, 0 0 आएंगे। अगर ये हमारे ए बी सी हैं तो A12 बराबर कितना है, ए, जो कि किसके बराबर होगा, माइनस का A21 के। तो यहाँ से A21 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस ए। इसका मतलब यहाँ क्या बढ़ देंगे, माइनस ए बढ़ देंगे। इसी प्रकार ये हमारा कौन सा है, A13 किसके बराबर होगा, माइनस के A31 के। तो यहाँ से A31 का क्या आ जाएगा, माइनस का A13 B के बराबर है तो ये माइनस का B आ जाएगा। इसी प्रकार इसको देखें, A23 किसके बराबर होगा, माइनस का A32। तो यहाँ से A32 क्या आ जाएगा, माइनस का C आ जाएगा। तो ये 3 बाई 3 का हमारा क्या बन गया, विषम सममित मैट्रिक्स बन गया। विषम सममित में हमें ध्यान रखना है कि विकर्ण किए हुए हमारे क्या आएंगे, 0 आएंगे विषम सममित डिटर्मिनेंट में, है ना। इसी प्रकार अगर हमें 2 बाई 2 का देखना होता तो सबसे पहले तो विकर्ण वाले 0 करने होते। A12 किसके बराबर होगा, माइनस A21 के, यानी B बराबर क्या होगा, माइनस का C होगा। तो ये 0 हो जाता है, यहाँ माइनस C, यहाँ C, यहाँ पे 0। चाहे ऐसे लिख लेते हैं 0 0, ये B ले लेते हैं, ये माइनस B कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा 2 बाई 2 का विषम सममित मैट्रिक्स हो गया। तो हमने क्या देखा, कुछ स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट देखे जिनकी वैल्यू हमें डायरेक्ट याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमें दिया हो पहला कॉलम तो 1 1 दिखना चाहिए, फिर ए बी सी, फिर इनका स्क्वायर तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अभी स्क्वायर को क्यूब से रिप्लेस कर दिया, बाकी सेम रखा तो एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी। फिर क्या किया हमने, इसको
इसमें क्या किया हमने, इसको भी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, बाकी ये दोनों कॉलम सेम रहे तो क्या होगा, लास्ट वाला पद भी चेंज हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा। अगर साइक्लिक डिटर्मिनेंट है तो 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब आ जाएगा। मैट्रिक्स है तो ए आई जे बराबर ए जे आई कर देंगे। अगर एंटी विषम सममित मैट्रिक्स है तो ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई कर देंगे, ठीक है। और विकर्ण क्या हुआ, इसमें क्या होंगे, 0, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट में समेशन प्रॉपर्टी, अगर समेशन अब कब अप्लाई हो सकता है। समेशन का मतलब पहले तो हम देखते हैं कि किसी भी रो में, ठीक है, एट ए टाइम क्या होगा, एक रो या फिर एक कॉलम पे ही ये चीज अप्लाई होगी। अगर हम किसी एक रो या कॉलम की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या है, उसके जो अवयव है ना वो मान लो दिए गए किसमें, n अवयवों के योग के रूप में दिए हो। किसी भी एक रो या कॉलम में उसके अवयव n अवयवों के योग के रूप में, जैसे कोई अवयव क्या हो सकता है, a प्लस एक्स हो सकता है ना, या फिर एक से ज्यादा a प्लस एक्स प्लस टी हो सकता है, या फिर इससे ज्यादा एक प्लस एक्स प्लस ए प्लस वन प्लस एक्स प्लस यू, ऐसे एक से ज्यादा अवयवों के योग के रूप में दिया हो, ऐसी फोटो आपको दिख जाए। लेकिन एक ही रो या एक ही कॉलम पे एट ए टाइम ये चीज अप्लाई होगी, ठीक है। मान लो अगर n अवयवों के योग के रूप में उसके अवयव, तो उस डिटर्मिनेंट को हम क्या लिख सकते हैं, हम n डिटर्मिनेंट के योग के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो अभी देखेंगे। जैसे अगर हमें दिया हो 2x2 का मैट्रिक्स है, a प्लस एक्स बी प्लस वाई और c और d, ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, वो सॉरी डिटर्मिनेंट दे रखा है, जिसमें क्या है, पहली रो के अवयव क्या है, दो अवयवों के योग के रूप में। तो इसे हम दो मैट्रिक्स से क्या लिख सकते हैं, दो मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख सकते हैं। जिसमें अब यहाँ पे लिखना कैसे है कि भाई जिसमें सिंगल अवयव है, जिस पे ये चीज अप्लाई नहीं हो रही वो तो क्या रहेगी, दोनों में सेम ही रहेगी। हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, पहली रो पे अप्लाई कर रहे हैं, क्यों, पहली रो में ही हमारे क्या दिए गए, अवयव योग के रूप में दिए गए, तो इस पे वो हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो जो बाकी का है वो सेम रहेगा। तो सी और डी में तो क्या होगा, दोनों जगह सेम ही रहेंगे। अब a प्लस एक्स है तो इसमें पहले फर्स्ट अवयव लिख देंगे, फिर प्लस के बाद आगे दूसरे वाले अवयव अगले मैट्रिक्स में चले जाएंगे। इसी प्रकार एक और होता तो वो भी अगले में चले जाते। लेकिन ये चीज एट ए टाइम एक रो या एक कॉलम पर ही अप्लाई होगी। जैसे a1 प्लस a2 प्लस a3 होता, ठीक है, b1 प्लस b2 होता, c1 प्लस c2 प्लस c3 होता, या दो ही ले लेते हैं, 2x2 का ही ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ हो जाता मान लो हमारा y। अब अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे तो 3 अवयव योग में है, जबकि यहाँ पे 2 ही है, लेकिन दोनों में अवयव तो सेम में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक तीसरा अवयव जो नहीं है वो क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। 3 अवयव 3 के योग के रूप में, तो कितने डिटर्मिनेंट, 3 डिटर्मिनेंट बनेंगे। जिस पे अप्लाई नहीं हो रहा वो तो सेम रहेंगे, वो रो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ये रो सेम रहेगी। इस पे हम अप्लाई कर रहे हैं तो a1 a2 a3, तो यहाँ a1 आ जाएगा, यहाँ a2 आ जाएगा, यहाँ a3 आ जाएगा। ये क्या है, b1 प्लस b2 प्लस b3, b1 b2 आगे 0, कोई जरूरी नहीं है यहीं पे a1 लिखो, प्लस में है कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ a2 ले लो चाहे यहाँ a1 ले लो। क्यों, क्योंकि a1 प्लस a2 किसके बराबर होगा, a2 प्लस a1 के बराबर ही होगा, कुछ भी ले लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें क्या चीज याद रखनी है कि जितने अवयवों का योग है उतने डिटर्मिनेंट बनेंगे, और एट ए टाइम एक रो या एक कॉलम पर ये चीज अप्लाई होगी, और इसका उल्टा भी हम कर सकते। तो ये है हमारा कि समेशन को हम एक से कोई किसी भी एक रो या कॉलम के अवयव दो एक से ज्यादा अवयवों के योग के रूप में दिए गए हो तो उस डिटर्मिनेंट को हम तोड़ सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे कैलकुलेशन पार्ट आसान हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यूज ऑफ समेशन। समेशन मतलब ये जो समेशन होता है हमारा, इसका अगर हमें डिटर्मिनेंट में यूज करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो भी यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो समेशन r बराबर 0 टू n तक यूज करना है, तो इसका मतलब अंदर क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ r होना चाहिए। कहाँ होंगे, अवयव होंगे, किसके, फंक्शन होंगे r के, ठीक है। तो ये समेशन कब अप्लाई होगा, सबसे पहले अप्लाई कब होगा, इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, अवयव में फंक्शन ऑफ r दिखना चाहिए, लेकिन एट ए टाइम एक रो या फिर एक कॉलम पर ही अप्लाई होगा।
एक रो या एक कॉलम पर ही अप्लाई होगा। जिस रो या कॉलम पे अप्लाई हो रहा है उसके अलावा जितने भी शेष अवयव हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, फिर कांस्टेंट होने चाहिए, उसमें कहीं भी आर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, फंक्शन है आर का, इसलिए मैं आर लिख देते हैं। यहाँ पे मान लो एफ ऑफ आर है, फंक्शन है आर का, ये फंक्शन है आर का और ये फंक्शन है आर का। यहाँ पे हम मान लेते हैं ये क्या है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू यू वी। अब देखो हम आर का फंक्शन मान रहे हैं तो ये सारे अब हमारे लिए किसकी तरह काम करेंगे, कांस्टेंट की तरह काम करेंगे। ये सारे क्या है, फलन है किसके, आर के। तो इस कॉलम पे अब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इस कॉलम, एक कॉलम के अलावा बाकी सारे क्या कांस्टेंट है। अगर हमें इसमें समेशन अप्लाई करना पड़ा, क्वेश्चन में दे दिया गया आर बराबर 0 to n समेशन डी आर, तो ये क्या होगा, जो कांस्टेंट है उनको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं और जो फंक्शन है उन पे ये डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। ऐसे हम समेशन अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पे अगर हमारा जैसे डी आर होता, मान लो ऐसा होता एफ आर जी आर एच आर और के। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इस रो में क्या है, दोनों फंक्शन है आर के। अगर इसमें हम अप्लाई करना चाहें तो ये कांस्टेंट नहीं है, अगर हम ये कॉलम लेके इस पे अप्लाई करना चाहें तो ये कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसे केस में अब समेशन अप्लाई नहीं होगा। एक रो या कॉलम को छोड़कर बाकी सारे क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। हम कैसे भी करके इसको पहले क्या बनाएंगे, कांस्टेंट बनाएंगे। ठीक है, तो समेशन का उपयोग करने के लिए एक कंडीशन हमारे पास है कि एक रो या कॉलम पे ही अप्लाई होगा जिसमें फंक्शन है उसके, जिस पे हम समेशन अप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी सारे क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, आर का फंक्शन है, ठीक है, आर -1 r-1 और आर। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा, समेशन आर बराबर 1 से लेके 100 तक और डी आर की वैल्यू क्या होगी। तो हमें समेशन अप्लाई करना है, लेकिन अब इसमें तो कोई भी एक रो या कॉलम को छोड़ के कांस्टेंट नहीं है, सभी फंक्शन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी एक रो या कॉलम में क्या बनाना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा, वो सॉरी कांस्टेंट बनाने पड़ेंगे, आर को हटाना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें ऑपरेशन लगा सकते हैं। हमें पता है किसी भी रो या कॉलम पे हम ऑपरेशन लगा सकते हैं। जैसे अगर R1 में से R2 को माइनस कर देंगे तो ये R इसमें से R चला जाएगा, ये R इसमें से R माइनस होके चला जाएगा। अगर हमने R1 पे ऑपरेशन लगा दिया कि R1 बराबर R1 माइनस R2 कर दो, चाहे आप C1 पे ओपन कॉलम 1 पे लगा दो कि C1 में से माइनस C2 कर दो, आर में से ये माइनस होगा, आर उड़ जाएगा, R-1 में से आर माइनस होगा तो भी उड़ जाएगा। कुल मिला के एक कॉलम या रो को हमें क्या बनाना है, कांस्टेंट बनाना है। ठीक है, तो जैसे अगर हम रो पे अप्लाई कर देते हैं, पहली रो पे अगर अप्लाई किया तो हमारा डी आर क्या बच जाएगा, आर में से R-1 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, R-1 में से R माइनस करेंगे तो माइनस R बचेगा, ये एज इट इज रहेगा। अब इस पे समेशन अप्लाई हो सकता है क्योंकि इस कॉलम रो को छोड़ के बाकी सारे क्या हैं, हमारे कांस्टेंट हैं। अब अगर हम जैसे ही इस पे समेशन अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जो हमारे फंक्शन है उनको समेशन मिल जाएगा। ऐसे हमें पहले कांस्टेंट बनाना पड़ेगा, किसी भी एक रो या कॉलम को छोड़ के बाकी सब क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, तभी वो समेशन क्या होगा, उस पर अप्लाई होगा। अब जैसे ही समेशन अप्लाई होगा, अब समेशन ऑफ आर और समेशन आर माइनस की वैल्यू तो हमें निकालनी आती है। समेशन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे आर बराबर 1 to n तक लेना हो तो समेशन ऑफ आर क्या हो जाएगा, 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं का योग, ये हमें पता है n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 हो जाएगा। लेकिन n हमारे केस में कितना है, 100 है, तो 100 इंटू 101 बटा 2, ये हो गया 50 इंटू 101। इसी प्रकार दूसरा आ जाएगा समेशन R-1 आ जाएगा हमारा, इस पे हमारा क्या होगा, समेशन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब 1 से लेके जैसे n तक अप्लाई करना हो तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बटा 2, ये n हो जाएगा। लेकिन n की वैल्यू हमारी कितनी है, 100 है, तो ये तो 50 इंटू 101 आ गया और माइनस का 50 आ गया। 50 जैसे ही कॉमन लेंगे, 101 माइनस 100, तो ये हो गया 50 इंटू 100। ओके, ये n है ना, सॉरी यहाँ 100 आएगा ना, यहाँ 100 आएगा। तो जैसे ही यहाँ पे 100 आएगा तो जैसे ही 50 कॉमन लेंगे, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे 98 बचेगा, 98 इंटू 50 बचेगा।
नहीं 99 इंटू 50 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारी दोनों वैल्यू आ गई। तो समेशन डी आर जो डिटर्मिनेंट था वो क्या बन गया हमारा, पहली रो थी 1 माइनस 1 1 माइनस 1, यहाँ क्या आ जाएगा 50 इंटू 99, यहाँ क्या आ जाएगा 50 इंटू 101। अब इसको हम सोल्व कर देंगे। कैसे सोल्व करेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई 50 इंटू 101 और इसका गुना हो जाएगा इनके साथ माइनस के साथ, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा 50 इंटू, ये हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे हमें समेशन यूज करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समेशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले देखो समेशन किस पे अप्लाई हो रहा है, आर पे अप्लाई हो रहा है, यानी फंक्शन ऑफ आर होने चाहिए। देखा चारों ही फंक्शन ऑफ आर है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, एक रो या कॉलम को छोड़ के क्या होने चाहिए, बाकी सारे कांस्टेंट होने चाहिए। कांस्टेंट कैसे, हमने देखा कि हम इस पे ऑपरेशन लगा के क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट बना सकते हैं। हमने कांस्टेंट बनाया, जैसे हमारे पास एक रो को छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट बने, हमने समेशन दे दिया। समेशन क्या होगा, कांस्टेंट को तो कोई दिक्कत देगा नहीं, जो फंक्शन है आर के उनको मिल जाएगा। अब ये हमें सोल्व करना आता है, आगे ये सिंपल डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बन के रह गया। अब हम देख लेते हैं डिटर्मिनेंट के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक वास्तविक प्रविष्टियों के साथ 2/2 का अवयव। तो हमें पता चल गया एक कोटि या ऑर्डर की बात करें, जहाँ भी हम n यूज कर रहे थे वहाँ हम 2 यूज करेंगे। ए डैश बोले तो मैंने बताया था ट्रांसपोज में ट्रांसपोज को ए का ट्रांसपोज या फिर ए डैश से हम दर्शाते हैं। तो ये क्या ए का ट्रांसपोज है, ये हमें एक इक्वेशन दे दी। ठीक है, जहाँ पे क्या बोल रहा है, अल्फा वास्तविक संख्या है -1 को छोड़ के, 1 को छोड़ के। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मैंने सारणिक की वैल्यू दे रखी है ए स्क्वायर माइनस ए की बराबर दे रखी है 4 की, है ना। इसको अब हम सोल्व करते हैं और अल्फा के संभव मानों की वैल्यू चाहिए। अब हमें क्या नहीं है, हमारे पास ए नहीं है, ए होता तो हम यहाँ पुट करते, ठीक है, और उसको 4 के बराबर रख देते। अब ए के लिए हमें क्या दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है। जब भी ट्रांसपोज की इक्वेशन दिख जाए उसका क्या करो, दोबारा ट्रांसपोज ले लो, ए का ट्रांसपोज दोबारा ले लो। दोनों तरफ हमने क्या कर रहे हैं, इसमें ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो इधर अल्फा ए प्लस आई का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब देखो ये तो क्या बन गया, ए बन गया, क्योंकि ए का ट्रांसपोज दोबारा लेंगे ए बन जाएगा। इसमें ट्रांसपोज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अल्फा तो कांस्टेंट है, किसको मिलेगा, ए को। आई क्या आपका तत्समक मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज लेंगे वापस आई आएगा, लेकिन ए के ट्रांसपोज को वापस वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा ए प्लस आई, ये प्लस आई। अगर हम इसको सोल्व करें तो ए बराबर अल्फा स्क्वायर ए, आई कॉमन लेके अल्फा प्लस 1 आई आ जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से हमारा मैट्रिक्स ए आ चुका है, जो कि कितना आएगा, अल्फा प्लस 1 बट्टा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू आई। अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा फैक्टर कर देंगे, 1 प्लस अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा आई। अब हमें क्या चाहिए, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेंगे। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगेगी कि डिटर्मिनेंट के साथ अदिश हो तो वो बाहर आते टाइम इसका क्या लेके आएगा, ऑर्डर लेके आएगा। अब हमारे केस में इसका इंडेक्स कितना है, 2 है, तो 1 माइनस अल्फा कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा, लेकिन साथ में क्या लेके आएगा, पावर 2 लेके आएगा, और इसका डिटर्मिनेंट हमें पता है 1 होता है। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 1/1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब हम ये हमने सोल्व कर लिया, इससे हमने क्या निकाल लिया, ए तो नहीं मिला लेकिन डिटर्मिनेंट मिल गया उसका। अब हम इस पे आ जाते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए माइनस आई लिख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी डिटर्मिनेंट की कि मल्टीप्लाई में हो तो डिटर्मिनेंट दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तुम्हारे पास है, लेकिन डिटर्मिनेंट ए माइनस आई की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमने क्या निकाला था, ए निकाला था, तो यहाँ से ए माइनस आई निकाल लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगा 1/1 माइनस अल्फा आई माइनस आई। तो इसमें से आई कॉमन आएगा, एलसीएम लेंगे 1 माइनस अल्फा, ऊपर बचेगा अल्फा, तो ए माइनस आई हमारा क्या निकल के आ गया, अल्फा बट्टा 1 माइनस अल्फा इंटू आई। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, जैसे हमने ए का निकाला था,
तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बाहर क्या लेके आ जाएगा, इसका ऑर्डर लेके आ जाएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो फाइनली जो ए स्क्वायर माइनस ए का डिटर्मिनेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट तो 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस आई का डिटर्मिनेंट तो अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा बन जाएगा अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है, हमें 4 दे रखी है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 2 आ जाएगा। दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ से क्या बनेंगे, हमारे पास दो केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा, जब हम +2 ले लेंगे बराबर +2 लेंगे, इसको जैसे ही सोल्व करेंगे 2 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 4 अल्फा बराबर अल्फा, यहाँ से आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 5 अल्फा प्लस 2 बराबर 0। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ये क्या बोला, अल्फा के सभी संभव मानों का योग बताओ। तो इसको हमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अगर दो रूट होंगे, हमें पता है अल्फा 1 और अल्फा 2, तो हमें तो इनका योग चाहिए। तो हम अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 हम डायरेक्ट याद निकाल लेते हैं। जो हमें पता है क्या आएगा, माइनस का b बाई ए, तो माइनस का -5 बाई ए तो 2, ये आ गया 5/2। तो पहले केस से तो अल्फा की 2 वैल्यू आई और उनका हमने क्या निकाल लिया, योग निकाल लिया। अब दूसरा केस लेंगे, जब हम क्या लेंगे, ये -2 के बराबर लेंगे। दूसरा केस क्या आ जाएगा, अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर -2 अल्फा बराबर -2 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ से इक्वेशन बनेगी 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे हम इसका डायरेक्ट अल्फा 1 अल्फा 2 निकालें, उससे पहले हमें ये चीज़ देख लेनी चाहिए कि क्या इसके मूल संभव भी हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं ए की वैल्यू कितनी है, 2, जो कि 0 से बड़ी है। इसका डी लगा लेते हैं, डी क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया 9 माइनस 16 माइनस का 7, जो कि क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा है, ऐसा, ये कभी भी एक्स एक्स को नहीं काटेगा। तो यहाँ से कोई भी अल्फा की वास्तविक वैल्यू नहीं आने वाली। लेकिन क्वेश्चन वाला तो सिर्फ क्या बोल रहा है कि अल्फा क्या है, आपकी एक वास्तविक संख्या है। तो हम इनको यहाँ से हमारे पास कोई भी मूल निकल के नहीं आएंगे। तो हमारे पास अल्फा की सिर्फ 2 ही वैल्यू आई, अल्फा 1 और अल्फा 2, और उनका योग हमारा कितना आ गया, 5/2 आ गया। 5/2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था। दो चीज़ें दे रखी थी, पहली चीज़ दे रखी थी, एक दे रखा था डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट से हमें पता चल गया कि हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए और ए माइनस आई का डिटर्मिनेंट चाहिए। इसके लिए ये जो हमें संबंध दे रखा है, इसको हमने यूज किया। ऐसे केस में हमेशा दोबारा ट्रांसपोज लेना है और इसमें जो ट्रांसपोज आएगा उसको उसे सब्सटीट्यूट कर देंगे। ए में एक इक्वेशन बनेगी, यहाँ से ए सारणिक ही निकल के आ जाएगा। जैसे ही सारणिक आ गया उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। फिर तो ये अल्फा में एक समीकरण बन गई, फिर ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन बन गया। दो केस बनाए, दोनों में हमने देख लिया कब कब अल्फा की वास्तविक वैल्यू हमारे पास आ रही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिटर्मिनेंट का ही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। क्वेश्चन वाले ने क्या दे दिया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे दी, इसके बराबर है। हम डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे। जैसे ही सोल्व करेंगे और हम क्या करेंगे, सोल्व करके एक्स के कोफिशिएंट का क्या करेंगे, दोनों तरफ तुलना करेंगे, कांस्टेंट की और कोफिशिएंट की। ठीक है, इधर से भी क्या होगा, ए एक्स प्लस बी आएगा, दोनों तरफ एक्स के कोफिशिएंट और कांस्टेंट की तुलना करेंगे। जैसे ही तुलना करेंगे हमारे पास क्या आएंगी, समीकरण आएगी। समीकरण से हमारे पास क्या आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही लेमडा की वैल्यू आएगी, ये हमारे क्या हो जाएंगे, समीकरण के मूल हो जाएंगे। मूल आते ही हम क्या निकाल लेंगे, समीकरण निकाल लेंगे। तो सर मेन हमारा काम क्या है, सिर्फ इस डिटर्मिनेंट को हमें सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम डायरेक्ट सोल्व ना करके हम कोशिश करते हैं कि इसमें कुछ क्या बन जाए, जीरोज बन जाए। क्योंकि जैसे ही जीरोज बनेंगे हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे एक ऑपरेशन हम लगा देते हैं कि रो 1 में से रो 2 को माइनस कर देते हैं, ताकि यहाँ पे क्या बन जाए, हमारे पास 0 बन जाए। दूसरा हम रो 2 में से रो 3 माइनस कर देते हैं, ताकि ये दोनों माइनस होके भी 0 बन जाए। जैसे ही ये चीज़ हम अप्लाई करेंगे हमारे पास डिटर्मिनेंट बच जाएगा, x प्लस 1 में से x माइनस होके 1 बचेगा, x में से x प्लस लेमडा माइनस होके माइनस लेमडा,
यहाँ 0 बच जाएगा, एक्स में एक्स जाते ही यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ लेमडा बचेगा, यहाँ माइनस का लेमडा स्क्वायर। ये रो हमारी एज इट इज रहेगी। अब हम इसको चाहे फर्स्ट रो चाहे फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष खोल देते हैं। जैसे अगर हम खोल देते हैं हमारा फर्स्ट रो के सापेक्ष, तो 1 इंटू क्या आएगा C11 माइनस लेमडा इंटू क्या आएगा C12 प्लस 0 इंटू C13, तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा। C11 क्या आएगा हमारा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या आएगा, ये सारणिक बच जाएगा हमारा। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये आ गया लेमडा इंटू एक्स प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर इंटू एक्स आ गया। इसी प्रकार C12 चाहिए तो माइनस आएगा साथ में, है ना, माइनस आएगा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे तो जो भी बचेगा वो हमारा क्या होगा C12। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे -12, यहाँ से माइनस माइनस प्लस होके लेमडा स्क्वायर एक्स आएगा, सारी वैल्यू वहाँ पे रख देंगे। सारणी की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, एक तो लेमडा इंटू एक्स प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस एक्स लेमडा स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस लेमडा, ये माइनस प्लस होके लेमडा क्यूब एक्स बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा लेमडा क्यूब एक्स। इसको अगर हम देखें एक्स के कोफिशिएंट एक जगह कर देते हैं तो हमारे पास बच जाएगा लेमडा क्यूब प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा क्यूब। इसकी वैल्यू हमें किसके बराबर दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 9 इंटू 103/8 इंटू एक्स बराबर 9/2 के क्यूब के बराबर। अगर हम दोनों तरफ कांस्टेंट की ही तुलना कर दें तो लेमडा क्यूब बराबर क्या है 9/2 का क्यूब, तो लेमडा बराबर हमारा कितना आ गया 9/2 आ गया। तो अब हमारे मूल क्या है, एक मूल अल्फा बराबर लेमडा है जो कि क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। दूसरा मूल क्या है हमारा लेमडा/3 है जो कि हमारा 3/2 हो जाएगा। तो मूल आ गए हमारे अल्फा बीटा, मूलों का योग निकाल लेते हैं। 9/2 प्लस 3/2 12/2 कितना आ गया 6। मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। 9/2 इंटू 3/2 बराबर 27/4। मूलों का योग आ गया, गुणनफल आ गया, समीकरण आ जाएगी। यहाँ से क्या आ गया 4x² माइनस 24x प्लस 27 बराबर 0। तो ये फाइनली वो समीकरण आ गई कि 4x² माइनस 24x प्लस 27 बराबर 0। ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन था, हमने डायरेक्ट ओपन ना करके हमने क्या बना लिया पहले 0 बना लिया ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए आसान हो जाए। फिर हमने क्या किया फर्स्ट रो के सापेक्ष खोल दिया, पहले अवयव को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे अवयव को उसके कोफैक्टर से, तीसरे को उसके कोफैक्टर से, तो ये तो 0 बन गया। C11 निकालना था, C11 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाया, जो बचा वो क्या C11। इसी प्रकार हमें फिर क्या चाहिए था C12 चाहिए था, तो फर्स्ट रो हटाई, दूसरा कॉलम जो बचा वो हमारा C12 आ गया, लेकिन C12 में साथ में क्या आएगा माइनस आएगा। तो साइन का हमें ध्यान रखना है, जैसे डिटर्मिनेंट है दोनों तरफ हमने तुलना कर दी लेमडा की वैल्यू लेते ही मूल आ गए, मूल आते ही उनका योग गुणन आ गए, योग गुणन आते ही हमारी समीकरण निकल के आ गई। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक समीकरण दे रखी है और इसका एक मूल क्या है अल्फा है और ABC भिन्न वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि ये जो अवयव है, ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो क्या है अव्युत्क्रमणीय है। ये हमने पहले देखा था, कोई भी मैट्रिक्स होता है उसका अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो उसका हम A इनवर्स नहीं निकाल सकते और वो मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाता है अव्युत्क्रमणीय कहलाता है। इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0 आएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल के उसको क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, फिर हमें उसको क्या करना है 0 करना है, फिर हमें क्या चाहिए इसकी वैल्यू चाहिए। तो हमें अल्फा की तो वैल्यू जरूरत है नहीं, हमें तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू चाहिए। अगर ये अल्फा की वैल्यू पूछता तो हम क्या करते, मेरे हिसाब से इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं कि इसको हम निकालें। देखो अगर हम इसको जैसे ही A को 0 करेंगे, यहाँ से हमारे के पास क्या आ जाएगी एक अल्फा में समीकरण आ जाएगी, ठीक है, और वो उसके क्या आ जाएगी वहाँ से अल्फा का उसके अल्फा में एक समीकरण आ जाएगी और अल्फा इस समीकरण का मूल है। यहाँ से हमें देख के पता होना चाहिए जब भी ऐसी चीज़ें आ जाए हमें x बराबर 1 और -1 ट्राई करना चाहिए। जैसे ही x बराबर 1 रखेंगे तो A - C
प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी बराबर 0 बनने के लिए तैयार है। बी से बी घटा, सी से सी, ए से। तो एक्स बराबर 1 इसका मूल है, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे ही अल्फा बराबर 1 रखेंगे, जैसे ही अल्फा बराबर 1 रखेंगे, इसमें यहाँ 1 1 1 1 1 1 ए बी सी, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑलरेडी 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले दो को रो क्या है, सेम है। कोई भी दो रो सेम होती है, इसका डिटर्मिनेंट 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन तो पहले ही फुलफिल हो चुकी है। अब ये क्या बोल रहा है, इसकी वैल्यू बताइए। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे एलसीएम ले लेते हैं। जैसे ही एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमें क्या लेना पड़ेगा, ए माइनस सी, सी माइनस बी और बी माइनस ए माइनस सी, सी माइनस बी और बी माइनस ए। जैसे ये एलसीएम लिया, ऊपर यहाँ पे ए माइनस सी मिस है, तो ए माइनस सी ऊपर मल्टीप्लाई हो गए, ए माइनस सी का क्यूब बन जाएगा। इस एलसीएम में कौन मिस है, बी माइनस ए मिस है, तो बी माइनस ए ऊपर मल्टीप्लाई हो गए, बी माइनस ए का क्यूब बन जाएगा। इसी प्रकार इसमें सी माइनस बी मिस है, तो ऊपर मल्टीप्लाई होके सी माइनस बी का क्यूब बन जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको y मान लूँ, इसको z मान लूँ, तो हमने क्या माना, x बराबर a माइनस सी, y बराबर c माइनस बी, z बराबर b माइनस ए। हमें पता है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ रहा है, हमारा 0 आ रहा है। हमें क्यूबिक में पता होना चाहिए, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होता है, 3xy जेड होता है। हमने देखा हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या आएगा, 3abc आएगा। इसका मतलब ये तीनों क्यूबिक हैं, इनको हम क्या लिख सकते हैं, इनके 3 इंटू इनका मल्टीप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू ए माइनस सी, सी माइनस बी, बी माइनस ए। डिवाइड में क्या है, ए माइनस सी माइनस बी, बी माइनस ए। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी। तो इसमें डिटर्मिनेंट का कुछ ज़्यादा रोल इसको सोल्व करने में था नहीं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसका क्वेश्चन है, हमारा समेशन का क्वेश्चन है। समेशन किस पे अप्लाई हो रहा है, के पे अप्लाई हो रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें, तो फर्स्ट रो में क्या है, के है, बाकी सब में क्या है, एन है। अगर समेशन है, यहाँ पे के लिखा है, समेशन भी के पे अप्लाई है, तो इसका मतलब एन हमारा किसकी तरह काम करेगा, कांस्टेंट की तरह काम करेगा। इसका मतलब ये दोनों रो हमारी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हम समेशन इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही हम समेशन अप्लाई करेंगे, क्या आएगा, समेशन फर्स्ट रो को मिल जाएगा, बाकी ये क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। एज इट इज रहेंगे। तो पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं, है ना, इनको सोल्व कर लेते हैं। समेशन 1 की वैल्यू, समेशन 1 बोले तो हमारा के की वैल्यू कहाँ से जा रही है, 1 से लेके एन तक, के बराबर 1 से लेके एन तक, तो ये तो किसके बराबर हो जाएगा, एन के बराबर हो जाएगा। समेशन 2 क्या होगा, समय बाहर 2 बाहर आ जाएगा, के इधर आ जाएगा। के को क्या लिख देंगे, एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2। ये क्या आ जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1, यानी एन स्क्वेयर प्लस एन आ जाएगा। इसी प्रकार एक क्या है हमारे पास, समेशन 2 के माइनस 1, समेशन 2 के माइनस 1, इसको क्या लिख देंगे, समेशन 2 के माइनस का समेशन 1। समेशन 2 के हमने अभी निकाला है, और समेशन 1 हमने अभी निकाला है, किसके बराबर आ जाएगा, एन स्क्वेयर के बराबर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे तो क्या है, एक को एन बार जोड़ना है, तो एन आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, 1 से एन तक की प्राकृत संख्याओं का योग, एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, एन स्क्वेयर प्लस एन आ गया। 2 के माइनस 1, समेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, समेशन 2 के की वैल्यू रखी, समेशन 1 की वैल्यू रखी, आंसर आ गया। अब हमारा क्या आ जाएगा फाइनली, तो समेशन डी के है वो हमारा क्या बन गया, एन, एन स्क्वेयर प्लस एन, एन स्क्वेयर, यहाँ पे एन, यहाँ पे एन था हमारा, और इधर हमारा क्या था, एन स्क्वेयर प्लस एन प्लस 2, यहाँ पे हमारा एन स्क्वेयर था, इधर हमारा था एन स्क्वेयर प्लस एन, यहाँ पे एन स्क्वेयर प्लस एन प्लस 2। अब हम क्या करते हैं, कुछ जीरोज बना लेते हैं, ताकि हमारा क्या हो जाए, सोल्व आसान हो जाए। तो वही हमारा स्टैंडर्ड वाला अप्लाई कर देते हैं। R1 में से R2 को माइनस कर देते हैं, और R2 में से R3 को माइनस कर देते हैं। जैसे ही R1 में से R2 और R3 को माइनस करेंगे, हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, 0 -2 0, यहाँ पे
0 - 2 0 बन गया, और R2 में से -R3 करेंगे तो n-n 0 बन जाएगा। या फिर हम क्या करें, इसमें से R3 को माइनस कर देते हैं ताकि 2 0 बन जाएंगे, है ना। या फिर हम क्या, क्योंकि R1 और R3 में क्या, ये दोनों अवयव सेम है ना, तो R3 में से क्या करते हैं, R3 में से R1 को माइनस कर देते हैं ताकि यहाँ पे 2 जगह जीरोज बन जाएंगे। तो बीच वाली रो को एज इट इज रख लेते हैं, n² + n+2। कुल मिला के हमें क्या करना है, कैलकुलेशन आसान करनी है। यहाँ 0 0 बन जाएंगे, यहाँ n+2 बन जाएंगे। अब चाहे इस रो के सापेक्ष ओपन कर दो, चाहे इसके सापेक्ष ओपन कर देते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा, प्लस माइनस, ये तो 2 × n × n+2 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 96 दे रखी है। तो n में हमारे पास क्या आ गई, एक द्विघात समीकरण आ गई। क्या आ गई, n × n+2 बराबर क्या आ जाएगा, 96/2 बोले तो 48, यानी n² + 2n - 48 बराबर 0। अब इसके हमारे फैक्टर हो जाएंगे, n+8 × n-6 बराबर 0। यहाँ से आ गया n बराबर -8 और n बराबर 6। लेकिन हमें पता है r की वैल्यू, k की वैल्यू कहाँ से जा रही है, 1 से लेके n तक। इसका मतलब n 1 से बड़ा रहा होगा, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा समेशन भी हमने अप्लाई करना सीख लिया। क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक रो या कॉलम को छोड़ के बाकी क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। फिर क्या होगा, समेशन अप्लाई हो जाएगा, जिसमें फंक्शन है उसको सब उनके सभी अवयवों को क्या होगा, ये समेशन मिल जाएगा। कांस्टेंट वालों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको हम आगे चल के सोल्व कर लेंगे। जैसे ही हमने सोल्व किया, हमारे पास n में एक समीकरण मिली, वहां से हमारे पास n की वैल्यू निकल के। तो ये था हमारा डिटर्मिनेंट पे, ठीक है, जिसमें हमने डिटर्मिनेंट देखा, डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज देखी, उसको सोल्व करने में हम कैसे प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं, कैसे हम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। हमने माइनर देखा, माइनर और कोफैक्टर हमारे किसी भी डिटर्मिनेंट को सोल्व करने में काम आते हैं, है ना। उसके अलावा हमने कुछ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स देखे, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स के अलावा हमने देखा समेशन कैसे यूज हो सकता है, और हमने क्या देखे, कुछ 2023 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखे। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।